नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पीसीज कंसेप्ट की। ये भी अपना टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर ही आता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं है क्या चीज। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिए स्पीसीज। और स्पीसीज के बारे में मैं आपको कुछ बातें तो कल के लेक्चर में बता ही चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वगैरह ये सब चीजें पढ़ी हुई थी। उसमें आपको साफ साफ बताया था कि स्पीसीज जो है वो सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आती है। ये एक बेसिक यूनिट है, बताए थे ये बातें। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन सी है? यही है। सबसे लोएस्ट जो अपनी कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के अंदर वो यही है। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक या टैक्सोनॉमी, सिंपल सा आप लिख लीजिए। टैक्सोनॉमी के अंदर भी सबसे निचली वाली जो कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है, वो भी यही है। अब स्पीसीज है क्या चीज, पहले इसको अपन समझते हैं। स्पीसीज क्या है? अगर मैं यहां पर एनसीईआरटी की डेफिनेशन की बात करूं, हम बात ही उसी की करेंगे। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो क्लासिफिकेशन की हायरार्ची है, यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है, उसमें स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है। यानी कि अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। A group of individual organism with fundamental similarities is called a species. Species क्या है? A group of individual, यानी कि कुछ individuals, कुछ organism जो है उनका समूह है ये। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कुछ समूह है जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। फंडामेंटल सिमिलरिटीज, सिमी सॉरी सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज। ये तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन हो गई कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म जो बेसिक लेवल पर एक जैसे दिखते हो। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, बेसिक जो सिमिलरिटीज है वो। इसका मतलब ये है, आप चाहो तो इसको अपनी भाषा में हिंदी तरीके से भी लिख सकते हो। क्या? क्या ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो बेसिक लेवल पर एक जैसे नजर आते हो, फंडामेंटल लेवल पर एक जैसे नजर आते हो, उनका ग्रुप एक स्पीसीज बनाता है। जैसे ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज, ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है। ये मान लीजिए क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है। ये ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने में काफी हद तक सेम है, फंडामेंटल लेवल पर ये सेम है, सिमिलर है एट बेसिक लेवल। बेसिक लेवल पर ये सिमिलर है, या फिर हम कहें फंडामेंटल लेवल पर ये सेम है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इन सब का जो ग्रुप होगा वो एक स्पीसीज बना देगा। देन ग्रुप ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो एक स्पीसीज बना देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए हम इंसान हैं, ये मान लीजिए मैं हो गया, ये मान लीजिए आप हो गए, ये मान लीजिए कोई और हो गया, मान लीजिए ये मेरा दोस्त हो गया, ये मान लीजिए आपका दोस्त हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे मामा जी हो गए, ये मान लीजिए आपके मामा जी हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ पर भाई कि ये अमेरिका में बैठे हुए हमारे कोई रिश्तेदार हो गए। ऐसे बहुत है।
मिलियंस में है। केवल भारत की ही बात करें तो भारत में ही 150 करोड़ लोग हैं। तो यहाँ पर भाई ये सब सिमिलर है, एक जैसे ही है, हम सब एक जैसे ही तो है, एक जैसी भाषा, भाषा तो नहीं बोलते लेकिन मुंह से ही बोलते हैं, नाक से सांस लेते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दो पैर है, दो हाथ है, वैसी ही बॉडी है, सब कुछ वैसा ही है। यानी फंडामेंटल लेवल पर हम सब कैसे हैं, सेम है। ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये सब फंडामेंटल लेवल पर सेम है, एट फंडामेंटल लेवल, यानी कि बेसिक लेवल पर ये सब की सब क्या है, सेम है, ऑल आर सेम। तो ये सभी इंडिविजुअल्स अपना एक स्पीसीज बना लेंगे। सो ऑल इंडिविजुअल्स मेक अ स्पीसीज, ये अपनी एक अलग स्पीसीज बनाएंगे। जो फंडामेंटल लेवल पर सेम है वो अपनी एक अलग स्पीसीज बना लेते हैं। यही है स्पीसीज की डेफिनेशन। जैसे यहां पर भाई हम लोग कौन है, ये ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियन, होमो सैपियंस, यही होता है। तो ये सैपियंस क्या हो गई, ये हमारी स्पीसीज हो गई। यानी इस अर्थ पर हम जितने भी इंसान हैं वो सभी सैपियंस में आते हैं, चाहे वो इंडिया में रहने वाला हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे वेस्ट इंडीज में रहता हो, चाहे श्रीलंका में रहता हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, सबकी सब किस में आएंगे, स्पीसीज में आएंगे, चाहे किसी भी धर्म का हो। ऐसे नहीं कि धर्म बदल गया तो अलग स्पीसीज होगी ना, सबकी सब किस में है, स्पीसीज में, क्योंकि हम फंडामेंटल लेवल पर सेम है। ऐसे और भी हो सकते हैं, तमाम तरह के कोई भी आप ले सकते हो, ठीक। ऐसे ही प्लांट में भी आप बता सकते हो, प्लांट में भी स्पीसीज फंडामेंटल लेवल पर अगर वो सेम है तो स्पीसीज उनके अंदर सेम होंगी। फंडामेंटल लेवल पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। क्या सेम होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं कि आपके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं 46, मेरे अंदर कितने हैं 46, इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर क्रोमोसोम 46 होंगे। ये एक बेसिक मतलब बेसिक कैरेक्टर है हम सभी के अंदर जो सेम है। और बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट हो सकती है, मेरा कलर अलग हो सकता है, आपका कलर अलग हो सकता है, मेरी हाइट ज्यादा हो सकती है, आपकी हाइट कम हो सकती है, मेरी आंखें ब्राउन हो सकती हैं, आपकी ब्लैक हो सकती है, किसी की ब्लू हो सकती है, कई कैरेक्टर हमको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो बेसिक लेवल है, जो बेसिक कैरेक्टर है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है, ये बहुत बहुत बेसिक कैरेक्टर है, ये एक बेसिक ट्रेट में इसकी गिनती होती है क्रोमोसोम नंबर। ये सब में सेम है। तो भाई जितने भी होमो सैपियंस हैं इन सब में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 है। पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर चाहे कोई भी हो, सबके अंदर 46 ही मिलेंगे। तो हम सब लोगों ने एक अपनी स्पीसीज बना ली है। आ गई बात समझ में। ऐसे और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब इसमें स्पीसीज देखो, ये स्पीसीज है इसकी, यानी कि जितने भी गेहूं है, अब गेहूं में भी ना अलग अलग होते हैं, कुछ टेट्राप्लॉइड होते हैं, कुछ हेक्साप्लॉइड होते हैं। ये जो है ना ये हेक्साप्लॉइड है। कैसा है ये, हेक्साप्लॉइड गेहूं है ये, हेक्साप्लॉइड है। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अब ऐसे जितने भी गेहूं हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 42 है वो सब एक ही स्पीसीज में आ जाएंगे, एस्टिवम में आ जाएंगे। आपके गांव में, आपके खेतों में जो खेती हो रही होगी ना वो इसी की हो रही होगी। ऐसी ही एक और गेहूं होता है इसमें, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये एक और गेहूं है। तो इसमें ड्यूरम जो है ना वो स्पीसीज है। ये टेट्राप्लॉइड गेहूं है, हेक्साप्लॉइड नहीं है। ये कैसा है, ये टेट्राप्लॉइड गेहूं है, टेट्राप्लॉइड गेहूं है। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 28, 28। तो यहां पर 28 क्रोमोसोम वाला जो है वो अपनी अलग स्पीसीज बनाएगा। 42 क्रोमोसोम जिन जिन प्लांट्स के अंदर है गेहूं वाले, वो अपनी अलग स्पीसीज बनाएंगे। 42 वाले जितने भी है वो सब एस्टिवम स्पीसीज बना लेंगे, 28 वाले जितने भी है वो सब अपनी ड्यूरम स्पीसीज बना लेते हैं। मतलब फंडामेंटल लेवल पर, बेसिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म सेम है वो अपनी एक स्पीसीज बनाते हैं, उनका जो ग्रुप है वो स्पीसीज कहलाता है। इज दैट क्लियर, कोई समस्या यहां पर होनी ही नहीं चाहिए,
ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पर एक दूसरे से अलग होने की, कि अभी एक स्पीसीज दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से अलग कैसे है, तो वो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पर बता सकते हैं। ठीक, इस चीज को भी आप लिख लेना। वन स्पीसीज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दूसरी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उससे हम थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग हैं, बेसिकली थोड़े से उससे अलग हैं। कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। हमारे अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहां पर हम बात करें ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिमम, दोनों ही गेहूं हैं लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। ये दोनों क्या है? क्लोजली रिलेटेड हैं। इनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। ठीक है जी। चलो अब आते हैं हम लोग स्पीसीज कंसेप्ट पर। ये तो हमने समझ लिया कि स्पीसीज होती क्या है। अब स्पीसीज कंसेप्ट पर आते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज में बायोलॉजिकल कंसेप्ट है ना, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीट एग्जाम के लिए तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। याद रखिएगा, आपके नीट एग्जाम के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? यहां पर एक साइंटिस्ट है अर्न्स्ट मेयर। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। छोटा सा तो नाम है, अर्न्स्ट मेयर। ठीक है, ERNST, अर्न्स्ट मेयर। इनको 20वीं सदी का डार्विन बोलते हैं, इन्हीं को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का डार्विन इन्हीं को कहा जाता है, अर्न्स्ट मेयर को। कौन है भाई ये? इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने ही तो दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली इन्होंने ही दिया है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही दिया है। इन्हीं की जो डेफिनेशन है, इन्हीं का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, इसी को हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं, यही है। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मॉडर्न कंसेप्ट इन्होंने ही दिया है। और उस मॉडर्न कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसी को कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कंसेप्ट। आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड यही है। सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन दी जाती है ना स्पीसीज की, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन दी जाती है, वो सबसे ज्यादा इसी की एक्सेप्ट की जाती है। मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट, मोस्ट एक्सेप्टेड टुडे, आज की तारीख में सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट को ही माना जाता है। तो ये कंसेप्ट इन्होंने कब दिया था? ये दिया था 1942 में। लिख लीजिए इन, या यहां ऊपर लिख लीजिए इन 1942 में। ये ईयर भी याद रखना। ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है स्पीसीज का, ये 1942 में 1942 में दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। मोस्ट वाइडली अप्लाइड कंसेप्ट अगर कोई है स्पीसीज का तो वो यही है। क्या कहती है भाई? इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्होंने अपने इस कंसेप्ट में क्या डेफिनेशन बताई? बायोलॉजिकल कंसेप्ट,
इसमें अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या डेफिनेशन इसमें दी है भाई, इन्होंने क्या बता दिया ऐसा जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मान लिया इसको? बहुत ही अच्छी बात बताई। क्या बताया इन्होंने? कहा कि स्पीसीज एक्चुअल में क्या है। इन्होंने कहा स्पीसीज उन ऑर्गेनिज्म का सॉरी उन ऑर्गेनिज्म का, उन इंडिविजुअल का ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सही बात बताई, एकदम सटीक, जो मुझे भी बहुत सही लगी कि हाँ ये डेफिनेशन वाकई में बहुत सही बताई है। ऑर्गेनिज्म सॉरी जो स्पीसीज है वो क्या है? ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म का या ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप है जो एक्चुअल में आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सके। नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं। अब जैसे आप कोई कहे कि सर इंटरब्रीडिंग तो घोड़े की और गधे की भी होती है, हॉर्स और डंकी, तो हॉर्स और डंकी की भी इंटरब्रीडिंग होती है जिससे खच्चर पैदा होता है, म्यूल पैदा होता है। लेकिन ये जो इंटरब्रीडिंग हो रही है ये कभी नेचुरल नहीं होती, ध्यान रखना, नॉट नेचुरल। तो ये नेचुरल नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये हम लोगों ने करवाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक का स्पर्म लेकर के दूसरे में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं और एक नई स्पीसीज को डेवलप करा लेते हैं। जैसे गधे और घोड़े की हमने जो क्रॉस कराया और जो खच्चर पैदा किया, तो क्या ये आपकी नेचुरल इंटरब्रीडिंग है? नहीं, ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं है। नेचुरल इंटरब्रीडिंग मतलब जो वो खुद से करें, जो वो खुद से करें। जैसे हॉर्स और हॉर्स के बीच में ये वो लोग खुद से कर सकते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, जैसे डंकी और डोंकी के बीच में, डोंकी और डोंकी के बीच में, जैसे हम इंसान की चर्चा करें तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, मेल और फीमेल जो रहते हैं उनके बीच में। तो ये जो इंटरब्रीडिंग है ये नेचुरल है, ये जो इंटरब्रीडिंग है ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग है। तो कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही कि जो इंडिविजुअल आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं वो एक स्पीसीज बनाएंगे। जो इंडिविजुअल आपस में नेचुरल तरीके से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं वो अपनी एक स्पीसीज बनाते हैं। और यहां पर नेचुरल इंटरब्रीड होने के बाद वो फर्टाइल बच्चे पैदा करेंगे, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे। अब जैसे यहां पर है भाई, गधे और घोड़े ये दोनों ही फर्टाइल हैं लेकिन इनकी नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं है, इनको हमने आर्टिफिशियली कराया, इसलिए जो म्यूल पैदा हुआ ना ये स्ट्राइल पैदा हुआ है। ये कैसा पैदा हुआ है? ये स्ट्राइल पैदा हुआ है। आ रही है बात समझ में? बायोलॉजिकल कंसेप्ट वाली जो डेफिनेशन है, या जो कह सकते हैं कि भाई स्पीसीज की डेफिनेशन जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट से दी गई है वो कहां पर लागू होगी? वो लागू होगी यहां इस जगह पर, नेचुरल इनब्रीडिंग पर लागू होगी वो। इन नेचुरल इंटरब्रीडिंग पर, सॉरी नॉट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग तो अलग चीज है, नेचुरल इंटरब्रीडिंग पर लागू होगी। आर्टिफिशियल इनब्रीडिंग जो हम लोग कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम जो कराते हैं उस पर कतई लागू नहीं होगी। तो ये क्या कहता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट? ये कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो एक्चुअल में नेचुरल इंटरब्रीडिंग करता हुआ, ग्रुप ऑफ एक्चुअली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। जैसे घोड़ों घोड़ों का जितना भी ग्रुप है वो सब नेचुरल इंटरब्रीड कर लेते हैं, गाय गाय का जितना भी ब्रूड वो है, कैटल्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो अपना कर लेते हैं, बफेलोस का अपना एक अलग ग्रुप है, उनकी अपनी अलग स्पीसीज होगी। हम इंसानों का अपना अलग है, कुत्तों का अलग है, बिल्ली का अलग है। क्या कुत्ते और बिल्ली की इंटरब्रीडिंग नेचुरली देखी है आपने? कभी होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। आर्टिफिशियल तरीके से आप कराओ वो एक अलग चीज है, हम तो नेचुरल बात कर रहे हैं। नेचुरल इंटरब्रीडिंग जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये जो बोर्ड है ना ये हमारा अर्थ है। अब यहां पर मैंने ढेर सारे स्पीसीज बना दिए, जैसे मान लीजिए कुछ इंसान बना दिए मैंने, ये मैंने यहां पर कुछ इंसान बना दिए। समझना बहुत आसान सा काम है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर के मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ये मैंने यहां पर इंसान बना दिए, ठीक है। यहां पर मैं कुछ जानवर भी बना देता हूं, चलो ठीक है, कोई सा भी जानवर हो क्या फर्क पड़ता है। एक ये जानवर बना दिया, एक मान लीजिए ये कोई मैंने जानवर बना दिया है, एक ये कोई जानवर बना दिया मैंने। ये कैसा जानवर है सर? अरे ठीक है कुछ भी मान लो,
ठीक है, और एक मान लीजिए मैंने ये बना दिया कोई, एक ये बना दिया मैंने कोई, ऐसी मैंने यहां पर बहुत सारी ऑर्गेनिज्म बना दिए। ये क्या है भाई, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। क्या ये सब एक स्पीसीज है? क्या ये सब की सब एक ही स्पीसीज है? क्यों भाई, ये सब एक स्पीसीज है? ये सब एक ही स्पीसीज में आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे भाई, कैसे आ जाएंगे एक ही स्पीसीज में? ये सब एक स्पीसीज नहीं है, इसमें ढेर सारी स्पीसीज है। ये कैसे पता चलेगा कि ढेर सारी स्पीसीज है? हमको कैसे पता चलेगा? बायोलॉजिकल कंसेप्ट इसी को बताता है। आप तो सिंपल ये देखो कि भाई ये एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में हमने क्या देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे हैं। ये क्या है, एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में हमें क्या देखना है कि कौन कौन लोग जो हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में नेचुरल इंटरब्रीड कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर देखेंगे भाई, तो इनकी इंटरब्रीडिंग इनके साथ हो सकती है, इसकी इसके 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 साथ हो सकती है। क्या ये इंसान यहां पर किसी जानवर के साथ नेचुरली इंटरब्रीड करेगा? नहीं करेगा। क्या इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा? नहीं करेगा। जहां पर नेचुरली इंटरब्रीडिंग हो रही है वो अपनी एक स्पीसीज बनाएंगे, यानी ऑल दोज इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनमें से अपन खाली उनको देखेंगे जो आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे हैं। ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु, या सिंपल सा लिख लो, इंटरब्रीड नेचुरली। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे हैं वो अपनी इस एक स्पीसीज बनाते हैं, मेक अ स्पीसीज। वो अपनी एक अलग स्पीसीज बनाएंगे। जैसे यहां पर ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना देंगे। ये इंसान इंसान आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना देंगे। यहाँ पर ये ग्रीन वाले जो जानवर हैं ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना लेंगे। ये इसके साथ भी इंटरब्रीड कर सकता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये एक दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो ये अपनी अलग स्पीसीज बना लेंगे। जो जानवर, जो इंडिविजुअल अपने अपने ही किसी दूसरे इंडिविजुअल से जिसके साथ वो नेचुरल तरीके से इंटरब्रीड कर सके, वो एक अलग स्पीसीज होगी। सीधी सी बात है, जो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकें, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकें, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। वो क्या है, आपका एक स्पीसीज है। यही है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, यही है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में कोई एक व्यक्ति है, इंडिया के अंदर कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, इसकी जो शादी हुई है वो कोई दूर दराज, मान लीजिए अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हुई है, मतलब वो फीमेल होगी या मेल होगी, और यहां पर भी मेल फीमेल में कोई होना चाहिए। तो ये नेचुरली इंटरब्रीड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, भले ही देश अलग अलग है तो क्या हुआ, है तो एक ही स्पीसीज, तो ये नेचुरली इंटरब्रीड यहां पर बिल्कुल करेंगे। ये नेचुरली यहां पर इंटरब्रीड करेंगे, और नेचुरली इंटरब्रीड करने के बाद भी ये फर्टाइल बच्चे भी पैदा करेंगे, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स भी यहां पर प्रोड्यूस होंगे। यानी कि ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना रहे हैं, यानी ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी एक अलग स्पीसीज बनाएंगे। सच इंडिविजुअल्स मेक इट्स ओन स्पीसीज, ये अपनी अलग स्पीसीज बना लेंगे। यानी हम इंसान, जितने भी इंसान हैं वो अपनी एक अलग स्पीसीज बना रहे हैं, जिसको हम लोग सेपियंस बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया कि भाई एक घोड़ा है और वो किसी दूसरे घोड़े के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, नेचुरली इंटरब्रीड बिल्कुल कर सकते हैं ये। तो ये नेचुरली यहां पर इंटरब्रीड कर जाएंगे, और नेचुरली इंटरब्रीड करने के बाद ये फर्टाइल बच्चे भी पैदा करेंगे जो बाद में भी और इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये फर्टाइल बच्चे भी पैदा करेंगे, तो ये अपनी एक स्पीसीज बना लेंगे। ये एक स्पीसीज बन गई इनकी अलग सेपरेट। ऐसे मान लीजिए गधे हैं,
डोंकी है, डोंकी का क्रॉस किसी दूसरे डोंकी से हो, ये भी नेचुरली इंटरब्रीड होगा। एक गधा दूसरे गधे के साथ ही तो इंटरब्रीड करेगा, तो ये भी नेचुरल इंटरब्रीडिंग होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी फिर फर्टाइल बच्चे पैदा होंगे, यानी गधा ही पैदा होगा, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यहां पर भी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है भाई आपका, ये भी एक अपनी स्पीसीज बना लेंगे, तो ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना लेंगे। तो गधों की स्पीसीज अलग, घोड़ों की स्पीसीज अलग। अब अगर मैं मान लीजिए कहूं कि सर मैं गधा और घोड़ा इनका क्रॉस करवा रहा हूं, तो देखो ये नेचुरल तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गधा है और घोड़ा है, क्या इनके बीच में नेचुरल होगी? नहीं होगी। नॉट नेचुरल इन ब्रीडिंग, और सॉरी इंटरब्रीडिंग, ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग तो कतई नहीं है। आप जबरदस्ती कराओ या एक का स्पर्म दूसरे के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट कर दो, वो एक अलग चीज है, नेचुरल तो कतई नहीं है। और आपने मान लीजिए आर्टिफिशियल तरीके से करवा भी दिया, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवा भी दी, अगर आपने करवा भी दी, तो वहां पर बच्चे जो है वो फर्टाइल नहीं होंगे, वहां पर बच्चे कैसे पैदा होंगे? स्ट्राइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं खच्चर, म्यूल। म्यूल कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, तो गधा और घोड़ा का क्रॉस करके म्यूल बनेगा। तो क्या ये स्पीसीज बना रहे हैं? क्या ये सिंगल स्पीसीज में? नहीं है। सच ऑर्गेनिज्म या सच इंडिविजुअल डू नॉट मेक अ स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज नहीं बनाएंगे, ये एक स्पीसीज नहीं बनाएंगे, इनकी अलग अलग स्पीसीज रहेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है जी। तो जो इंडिविजुअल आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो अपनी एक अलग स्पीसीज बनाते हैं, यही है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। अब इस बायोलॉजिकल कंसेप्ट में कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है वो एक्सेप्शन, जरा देखें। एक्सेप्शन बायोलॉजिकल कंसेप्ट। अब हमने जैसे कहा कि भाई जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो क्या है भाई? एक स्पीसीज है, यही बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन अगर जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना होता हो, तो सुनना इस चीज को ध्यान से, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होगा, तभी तो अपन बोल रहे हैं कि नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो रही है। तभी तो अपन क्या कह रहे हैं कि भाई नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो रही है। तो ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग कब हो रही है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि एक बात यहां से क्लियर समझ में आ गई कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहां लागू होता है? जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है ये अप्लाइड होता है कहां पर? ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, केवल वहीं पर ये लागू होगा। अब ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं, ऐसी बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। अब क्या करें? तो क्या वहां पर फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट लागू नहीं होगा? नहीं होगा, यही तो इसका एक्सेप्शन है। तो याद रखो, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट, वहां पर बायोलॉजिकल कंसेप्ट लागू नहीं होता है। हेयर बायोलॉजिकल कंसेप्ट इज नॉट अप्लाइड। यहां पर जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज का, वो अप्लाई नहीं होगा, इज नॉट अप्लाइड। और जबकि वो एक ही स्पीसीज के हैं, फिर भी वो एक ही स्पीसीज के हैं फिर भी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें एग्जाम्पल में इसका, एक्सेप्शन में, ये एक्सेप्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट जिनको अपन बोलते हैं, अब यहां पर तो ये लागू नहीं होता इंटरब्रीड के, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता।
इनके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एब्सेंट होता है। तो जब ये एब्सेंट होगा तो इसका मतलब कोई इंटरब्रीडिंग यहां पर फिर नहीं होगी। भाई इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं तो कोई इंटरब्रीडिंग नहीं, और जब कोई इंटरब्रीडिंग नहीं तो फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी नहीं आएगा। इसका मतलब कोई बायोलॉजिकल कंसेप्ट यहां पर काम नहीं करेगा, नो बायोलॉजिकल कंसेप्ट। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। बायोलॉजिकल कंसेप्ट केवल वही काम करता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब बैक्टीरिया है, उसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं अपने, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट ही तो है। यानी कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है ये प्रोकैरियोट पर लागू नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? जबकि बैक्टीरिया सब पर एक ही स्पीसीज में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट वहां पे लागू नहीं हो रहा है। ये एक्सेप्शन इसका याद रखना। अब यहां पर अपन कुछ और बातें करते हैं। क्या अकेला ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ही है कि इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है? हैं, बहुत सारे और कंसेप्ट हैं। बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अलावा भी ढेर सारे कंसेप्ट मौजूद हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन उसकी चर्चा करें। सबसे पहले तो ना ये स्पीसीज जो टर्म है ना, ये किसने दी, पहले तो ये बताओ। ये जो शब्द है स्पीसीज, जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये किसने दिया था? फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉन रे। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जॉन रे। साइंटिस्ट कौन है भाई? जॉन रे। जॉन रे जो है, इन्होंने ही सबसे पहली बार इस स्पीसीज शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले जो स्पीसीज कंसेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था। गिवन फर्स्ट स्पीसीज कंसेप्ट, सबसे पहला जो स्पीसीज कंसेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था। स्पीसीज टर्म जो है वो इन्होंने ही दी थी। इन्होंने ही बताया कि स्पीसीज ही जो है वो टैक्सोनॉमी की एक बेसिक यूनिट है। अब देखो यहां पर स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट बताए गए हैं। टू एक्सप्लेन द स्पीसीज, डिफरेंट कंसेप्ट्स आर गिवन। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कंसेप्ट्स जो है वो दिए हैं। जैसे एक कंसेप्ट है स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट, क्या नाम है कंसेप्ट का? याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से। स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट ये किसने दिया था? ये दिया था लिनियस ने। साइंटिस्ट का नाम याद है? लिनियस ने। तो ये जो स्टैटिक कंसेप्ट है स्पीसीज का, ये दिया था लिनियस ने। नाम याद रखना, बहुत पुराने पुराने साइंटिस्ट हैं ये। लिनियस, लिनियस साइंटिस्ट का नाम। और ज्यादातर साइंटिस्ट में ना आप सरनेम याद रखा करो, उसके पहला शब्द भले याद मत करो, सरनेम जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सरनेम से ही पूछे जाते हैं। तो लिनियस नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया कौन सा? स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा इस कंसेप्ट के अंदर क्या स्पीसीज जो होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं। अनचेंजेबल मतलब इम्यूटेबल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसी स्पीसीज बनाई गई थी वो आज भी वैसी ही है और फ्यूचर में भी वैसी ही रहेगी, ऐसा इनका कहना है। यानी स्पीसीज कांस्टेंट है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं होते, वो अनचेंजेबल है, इसका कहना ये है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज अनचेंजेबल है। स्पीसीज आर अनचेंजेबल। अनचेंजेबल या फिर हम बोल सकते हैं इम्यूटेबल, उसमें म्यूटेशन भी नहीं होगा। इम्यूटेबल, वैसे तो स्पीसीज जो है उनमें म्यूटेशन होकर के ही बदलाव हुआ है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इनका ये कहना है कि स्पीसीज में कभी भी बदलाव नहीं होता है, स्पीसीज हमेशा वैसी ही रहती है। ये आप लिख लेना अपनी भाषा में, अपने तरीके से लिख लेना कि कोई स्पीसीज जैसी शुरू में थी ठीक है, यानी कि कोई भी स्पीसीज है वो आज से पहले पास्ट में जैसी थी वैसी ही आज प्रेजेंट में है, और वैसी ही वो फ्यूचर में भी रहेगी, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो,
वो हमेशा सेम रहेगी, रिमेन सेम। यही है स्टैटिक कंसेप्ट, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं इसी को। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि लिनियस ने दिया था कि एक स्पीसीज जो पहले जो बनाई गई थी, जैसे भी वो डेवलप हुई, पहले भी वही थी, आज भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहेगी। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा, कभी भी कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। इसमें एक टाइपोलॉजिकल कनेक्शन की बात करें, जिसे हम लोग क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, तो ये मानते हैं कि एक स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब एक टाइप की कॉपी हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कॉपी। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, आल्सो कॉल्ड क्लासिकल। अरे 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 बाबू क्या कर रहे हो बाबू, ये अबे निकल पट। क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्या कहना है इनका, विद इन अ स्पीसीज के, एक स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब एक टाइप के हैं, एक जैसे ही हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप के हैं। ये एक टाइपोलॉजिकल कनेक्शन हो गया है, टाइपोलॉजिकल कनेक्शन। याद रखिएगा, स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर ही ये टाइपोलॉजिकल कनेक्शन है जो हमको पढ़ना है। अब यहां पर इसकी समस्या क्या है, ये तो बहुत बेकार थ्योरी है भाई, हमको भी नजर आ रहा है, इसका तो रिजेक्शन है, क्योंकि इवोल्यूशन की डिस्कवरी के बाद ये कंसेप्ट तो पूरी तरह से रिजेक्ट ही हो गया ना, और रिजेक्ट किया गया, इसका रिजेक्शन हुआ। फिर रिजेक्शन ऑफ स्टैटिक कंसेप्ट, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्पीसीज हमेशा एक जैसी रहे, स्पीसीज चेंज होती है। और इवोल्यूशन का जब कंसेप्ट आया तो उसके बाद तो पूरी तरह से, हाँ ये बात सही निकली कि स्पीसीज समय के हिसाब से बदलती है, चेंज होती है। इवोल्यूशन की डिस्कवरी के बाद इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो थ्योरी आई, इवोल्यूशन थ्योरी, दिस कंसेप्ट वाज रिजेक्टेड, इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं बॉस तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीसीज चेंज होती है, स्पीसीज समय के हिसाब से हमेशा बदलती है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में यही होता है, एक्चुअली स्पीसीज इज चेंजेबल, स्पीसीज जो है वो चेंजेबल है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के हिसाब से स्पीसीज बदलती है, स्पीसीज में बदलाव आता है। फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है डायनामिक कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बाबू, डायनामिक कंसेप्ट। ये बढ़िया कंसेप्ट माना जाता है। डायनामिक कंसेप्ट मतलब जस्ट स्टैटिक कंसेप्ट का उल्टा। स्टैटिक कंसेप्ट क्या बोलता था कि स्पीसीज कभी चेंज नहीं होती, ये कहते हैं कि स्पीसीज डायनामिक है और ये हमेशा चेंज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस, स्पीसीज इज डायनामिक, स्पीसीज कैसी है, डायनामिक है, नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी चेंज नहीं होगी, चेंज होगी, एवर चेंजिंग एंटिटी है ये। स्पीसीज इज द एवर चेंजिंग एंटिटी, यानी स्पीसीज हमेशा चेंज होती है, हमेशा उसमें चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब लेमार्क ने और डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी तब ये कंसेप्ट आया था। आफ्टर द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ लेमार्क एंड डार्विन, डार्विन की
लेमार्क और डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उसके बाद ये इस कंसेप्ट को प्रपोज्ड किया गया था। दिस डायनामिक कंसेप्ट वाज गिवन, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन। उसके बाद ये डायनामिक कंसेप्ट जो है स्पीसीज का वो दिया गया था और उसमें बताया गया था कि स्पीसीज कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो समय के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा चेंज होती है। यानी कि ये जो डायनामिक कंसेप्ट है ये इवोल्यूशन को कह सकते हैं उसका सपोर्ट कर रहा है, इवोल्यूशन के साथ है। यानी कि ये इवोल्यूशन और जो अपना पीछे की जो स्पीसीज है उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। यानी कि ये फाइलोजेनी को सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट कर रहा है किसको? सपोर्ट द इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी, सपोर्ट इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको कहते हैं फाइलोजेनी। तो स्टैटिक कंसेप्ट इवोल्यूशन और फाइलोजेनी को सपोर्ट नहीं करता, डायनामिक कंसेप्ट जरूर करता है। ठीक है जी, चलो फिर उसके बाद तीसरा आ जाओ यहां पर, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? टाइपोलॉजी। अभी वो टाइपोलॉजिकल रिलेशनशिप था, ये टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसी को टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट भी बोलते हैं हम लोग, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट। ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है, इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट बेसिकली यही है, इसी को मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहता है, एक एग्जांपल के थ्रू वो बताता है कि भाई इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज करें। जैसे आम है, आम है और आपका जैसे आलू है, तो आम और आलू है, इन दोनों को जब हम लोग देखें तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साफ साफ अपन को दिख रहा है कि आम और आलू इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई जैसे मैंगो है और पोटैटो है, तो इनके बीच में हमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिखेगा, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस एकदम साफ साफ नजर आएगा। अच्छा, आम का बॉटनिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है? रटना होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। और आलू का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। हालांकि वो तो बॉटनिकल नेम से, उसके साइंटिफिक नेम से समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीसीज ट्यूबेरोसम है, इसकी स्पीसीज इंडिका है, लेकिन इनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी तो है। तो जब हम लोग मैंजीफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबेरोसम को पढ़ते हैं ना, तब हम इस कंसेप्ट का ही यूज करते हैं। यानी स्पीसीज वो ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर भाई अगर हम देख रहे हैं तो मैंगो और आलू दोनों में कोई फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है, डू नॉट हैव फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। इन दोनों के अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है। कहां आलू कहां आम, कितना अंतर है भाई, दोनों में बहुत अंतर है। आलू और आम में दोनों में बहुत अंतर है, इनके अंदर कोई फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए ये सेम स्पीसीज में नहीं है, सो दैट नॉट प्लेस्ड इन सेम स्पीसीज, इसलिए इनको हमने सेम स्पीसीज में नहीं रखा है, ये अलग अलग स्पीसीज है। ये क्या है? ये अलग अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज का बड़ा सिंपल सा इन्होंने बताया कि एक स्पीसीज उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनके अंदर फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। ये बोलता है, क्या बोलता है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव, या सिंपल सा लिख लो, हैविंग फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी,
मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। इसीलिए तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट बोलते हैं। यही है हमारा टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। यही है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट कि ऐसा स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिनके अंदर फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी हो। फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज का बड़ा सीधा सा मतलब मैं कहूं यहां पर जो दिखने में एक जैसे हो, बस सीधी सी बात, आम भाषा की बात कहें अपन तो लुक सिमिलर, जो दिखने में एक जैसे हो। तो आम और आलू क्या दिखने में एक जैसे हैं? नहीं है। आम और आलू दिखने में एक जैसे नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी उनके अंदर नहीं है, तो वो एक स्पीसीज में नहीं होंगे। ठीक है, और इसी बेसिस पर हम अलग अलग स्पीसीज में डिफाइन कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जैसे पढ़ा कि भाई मैंगो एंड, अच्छा जैसे मान लीजिए और छोड़ो आप, तो जैसे मैं आपको बताऊं, इसका ले लो आप लोग, आलू का और बैंगन का, पोटैटो एंड ब्रिंजल, इनका ले लो आप। तो चलो पोटैटो और ब्रिंजल क्या ये दिखने में एक जैसे लगते हैं? कहाँ आलू कहाँ बैंगन, कितना अंतर है? दे बोथ लुक डिफरेंट, बोथ लुक डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हैं। क्या एक जैसे नजर आते हैं? मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही अलग अलग हैं। और जबकि देखा जाए तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में आते हैं। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम है। और इसका क्या है ब्रिंजल का? सोलेनम मेलनजेना, सोलेनम मेलनजेना। अब आप देख लो भाई, दोनों का जीनस सेम है, ये इसका भी जीनस भी सोलेनम है, इसका जीनस भी सोलेनम है, दोनों का सेम जीनस है, लेकिन फिर भी ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। आ रही है बात समझ में? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आलू और बैंगन दोनों का जीनस सेम है, ब्रिंजल, बोथ हैव सेम जीनस, जेनरा जो है दोनों का वो सेम है, जेनरा कहें या जीनस कहें वो सेम है। क्या है? सोलेनम है, दोनों का सेम ही है, लेकिन फिर भी वो मॉर्फोलॉजिकली डिफर है। बट बोथ डिफर मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इनको अलग स्पीसीज में रखा है। सो प्लेस्ड इन डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए इनकी अलग अलग स्पीसीज हमने बनाई है। और कहने के लिए ये दोनों की दोनों क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, क्योंकि दोनों का सेम जीनस है। आलू की अगर हम बात करें तो ट्यूबरोसम है, ठीक है। ब्रिंजल की हम बात करें तो सोलेनजेना है, सॉरी मेलनजेना है, मिक्स कर दिया, मेलनजेना है। ये बैंगन की है और ये आलू की है, दोनों का सेम जीनस है, यानी कि ये दोनों ही क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। सोचो इनका जीनस सेम, इनकी फैमिली सेम, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। तो इनको हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे इनको हम लोग अलग अलग बता रहे हैं? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, कि मॉर्फोलॉजिकली इनका ये डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? इस चीज को याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनकी अलग अलग स्पीसीज हमने क्यों बनाई है? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। अब यहां पर देखो जरा, इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। इसका क्या ड्रॉबैक होगा सर? देखते जाओ। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है? टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट बड़ी सीधी सी बात कहता है कि सर जो दिखने में एक जैसे होंगे उनको एक स्पीसीज में रखा जाएगा, और जो दिखने में अलग अलग होंगे उनको अलग स्पीसीज में रख देंगे, उनको एक स्पीसीज में फिर नहीं रखेंगे। बड़ा सीधा सा है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ये बात करते हैं। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट में किस बेसिस पर बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, कि भाई तुम एक जैसे दिख रहे हो, चलो एक स्पीसीज में हो जाओ। तुम भी एक ही स्पीसीज जैसे, तुम भी एक जैसे नजर आ रहे हो, मॉर्फोलॉजी तुम्हारी भी सेम है, चलो तुम अलग स्पीसीज में हो जाओ। ये ऐसे काम करता है। अब इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है,
ये ऐसी स्पीसीज में फेल हो जाता है जहां पर दिखने में अलग अलग हैं, और वो बड़ा सिंपल सा इस चीज को ध्यान रखना, ये उन स्पीसीज में, ये कंसेप्ट उन स्पीसीज के लिए फेल हो जाता है जो दिखने में सेम है, दिखने में सेम है पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फेल इन सच स्पीसीज विच लुक सिमिलर, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, जबकि इसका कहना क्या है कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो उनको एक ही स्पीसीज में रख दो, उनको एक ही स्पीसीज में रख दो। लेकिन ये कहां फेल हो रहा है, ये ऐसी स्पीसीज में फेल हो रहा है जो दिखने में सिमिलर हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, बट डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। जैसे जैसे सिबलिंग स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, जैसे कि सिबलिंग स्पीसीज, याद रखना दिखने में सिमिलर है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। जबकि स्पीसीज का कंसेप्ट क्या यही होता है कि आप एक स्पीसीज में उन सभी इंडिविजुअल्स को रखो जो आपस में रिप्रोड्यूस कर जाएं। अब जैसे ये क्या कह रहा है, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि हम उन सभी इंडिविजुअल्स को जो दिखने में एक जैसे हैं उनको एक स्पीसीज में रख रहे हैं, उनको एक स्पीसीज में रख रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहां पर, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, दोनों ही सेम है, भाई दोनों बिल्कुल सेम है, सेम लुक है, सेम लुक होगा ही भाई, सीधी सी बात है, दोनों ही ह्यूमन है ना, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ये दोनों की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रख दिया, सो प्लेस्ड इन सेम स्पीसीज, इसलिए इनको हम लोग सेम स्पीसीज में रख दिए जिसको सैपियंस कहते हैं। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ये कह रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि ये दोनों की दोनों अगर सिबलिंग है, इफ दे आर सिबलिंग, अगर ये सिबलिंग है तो फिर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, देन दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो फिर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर ये यहां पर काम खत्म कर गया, ये टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट यहां पर फिर यूज ही नहीं होगा। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये अपना एक है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, और फिर उसके बाद अपना बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो मैंने सबसे पहले ही पढ़ा दिया, वो भी आप लोग याद रखना। बायोलॉजिकल कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो इंटरब्रीडिंग पर बात करता है कि ऐसे जितने भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो एक दूसरे से नेचुरली इंटरब्रीडिंग कर सकें, वो उनका एक अलग स्पीसीज बनेगी। जो नेचुरली इंटरब्रीड करे उनकी अपनी एक अलग स्पीसीज बना दो, और नेचुरली इंटरब्रीड करने के बाद बच्चे भी फर्टाइल पैदा करें, उनकी स्पीसीज अलग बनाओ। और जो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं या इंटरब्रीड कर गए लेकिन बच्चे फर्टाइल पैदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी एक स्पीसीज नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बायोलॉजिकल है ना, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बात करता है। ये पॉइंट लिख लो आप चाहो तो। बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सबसे पहले ही क्लास में समझाया था, ये बेसिकली किस पर फोकस करता है? ये मेनली फोकस करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर, मेनली फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यानी कि कहने का बड़ा सीधा सा मतलब है कि जो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नेचुरली हो सकता है, सीधी सी बात है, इफ रिप्रोडक्शन occurs successfully and naturally, सक्सेसफुली हो रहा है और नेचुरली हो रहा है among the individuals, और साथ साथ में ये फर्टाइल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, एंड आल्सो प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। बस इस तरह के जो इंडिविजुअल्स है ना, वो एक स्पीसीज बनाएंगे, सीधी सी बात। सच इंडिविजुअल्स मेक्स
ओन स्पीसीज, ये अपनी एक अलग स्पीसीज बना लेंगे। आ गई बात समझ में? ये बड़ी सीधी सी बात, ये मैंने अपने मन से डेफिनेशन बनाई, ऐसी कोई डेफिनेशन किताब में नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और इसका एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उन पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि भाई हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही ये काम करता है, बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो काम नहीं करेगा। और देखो भाई एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक कंसेप्ट, जेनेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये क्या है भाई? जेनेटिक कौन सा हो गया? 4 पढ़ लिया ना अपन ने, हाँ ठीक है, जो भी नंबर से क्या होना है। जेनेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज ये क्या कहता है? ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो एक मॉडर्न कंसेप्ट ही है, जेनेटिक लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मॉडर्न कंसेप्ट ही है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट वो भी मॉडर्न है, ये भी एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं, ये जीन पूल की बात कर रहे हैं। स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है जिनके मेंबर्स एक कॉमन जीन पूल को शेयर करते हो। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, is a group of such individuals which share common gene pool, कॉमन जीन पूल को जो शेयर करते हो। अब आप कहोगे सर ये जीन पूल क्या है? स्विमिंग पूल जैसा कुछ होता है क्या? जीन पूल का बड़ा सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर जितने भी जीन हैं, उस जीन के अंदर जितने भी एलील हैं, उन सबका सम टोटल जीन पूल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक प्लांट है, ये क्या है भाई? ये एक प्लांट है, ठीक है। और मान लीजिए ये एक व्यक्ति मैंने बना दिया, प्लांट भी बना दिया और एनिमल भी बना दिया। अब इस प्लांट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जितने भी जीन हैं, ऑल द जीन, और उसके अंदर जितने भी एलील हैं, इनका जो सम टोटल है, सम टोटल है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन पूल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन पूल बोलेंगे। ऐसे ये एक व्यक्ति हो गया, इसके अंदर भी जितने जीन हैं प्लस उसके एलील हैं, उसका जो सम टोटल है वो अपना एक अलग जीन पूल बनाएगा। तो सबके अपने अलग अलग जीन पूल बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आपका गेहूं है, गेहूं है। अब गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का साइंटिफिक नेम है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n इक्वल्स टू 46। यानी कि ये जो गेहूं का पौधा होगा, इस गेहूं के पौधे में जितने भी जीन होंगे और उसके अंदर जितने भी एलील होंगे, उनका जो सम टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? वो 46 ये मैंने उसका लिख दिया इंसान का, 42 होते हैं ना इसमें, नॉट 46, 42 होते हैं। वो किसके बराबर होगा? वो 42 क्रोमोसोम के बराबर होगा, 42 क्रोमोसोम के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर 42 क्रोमोसोम हैं, ऐसे जितने भी हैं, ऑल प्लांट्स, ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं जिनके पास 42 क्रोमोसोम है, 42 क्रोमोसोम है, उन सब का एक ही जीन पूल होगा, कॉमन जीन पूल। उन सब का एक ही जीन पूल होगा। जैसे मैं बात करूं हम इंसानों की, ये कौन है भाई? ये हम हो गए ह्यूमन। हमारा क्या है भाई साइंटिफिक नेम? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46। तो हम लोगों के अंदर जितने भी जीन हैं, उनके अंदर जितने भी एलील हैं, उनका सम टोटल किसके बराबर होगा? 46 क्रोमोसोम के बराबर होगा। तो जिस जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, उनका अपना एक अलग जीन पूल हो जाएगा। तो ये जीन पूल पर बात करते हैं। तो जिनका कॉमन जीन पूल है वो एक अलग स्पीसीज बनाएंगे, सीधी सी बात।
जिन प्लांट्स का एक कॉमन जीन पूल है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, समझना इस चीजों को, बहुत बेसिक बेसिक से छोटे छोटे से एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूं आ भी रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ प्लांट्स बनाए। अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो प्लांट है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है कितने, 42। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 42। इसमें भी क्रोमोसोम कितने हैं, 42। मान लीजिए इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो है 20, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो है 20, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो है 20। अब भले ही ये दिखने में एक जैसे हो, लेकिन ये एक जीन पूल के नहीं है, इनका जीन पूल अलग है। इनके अंदर जो सेम क्रोमोसोम वाले हैं, जो सेम क्रोमोसोम नंबर के हैं, इनके अंदर सेम क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका जीन पूल एक ही हो गया। इट मींस सेम जीन पूल है इनका, सेम जीन पूल है, इसका मतलब ये सभी एक स्पीसीज में आएंगे। सो इंक्लूडेड इन सेम स्पीसीज, तो इनको एक ही स्पीसीज में रख लो, ठीक है। अब जैसे ये है भाई, अब जैसे 20 में किस में होता है, प्लांट की हम बात करें तो मक्के के अंदर होता है, मेज के अंदर हमें 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इसमें 20 है तो इनका अलग जीन पूल हो गया, ठीक, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर अलग है, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर अलग है, सेम है, तो इसका मतलब इनका अलग जीन पूल हो गया। देन इट्स शेयर द कॉमन जीन पूल, तो इनका जीन पूल अलग हो गया, तो ये अपनी अलग स्पीसीज बना लेंगे, जो अपने अपने जीन पूल में रहेंगे वो अपनी अपनी स्पीसीज बनाएंगे। ये बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है। आ गई ये बात समझ में, कहने का मतलब है एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं वो आपका जेनेटिक, वो आपका एक स्पीसीज कहलाता है। यही है जेनेटिक कंसेप्ट। क्या है ये, जेनेटिक कंसेप्ट। इसमें नोट में एक कंसेप्ट और लिखिएगा, ट्रेडिशनल कंसेप्ट करके है एक, नोट करके लिख लीजिएगा, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है स्पीसीज का ये किसने दिया, ये भी लिनियस नहीं दिया है, ये भी किसने दिया है, लिनियस नहीं दिया है। इनकी बुक है एक सिस्टेमा नेचुरी, उसके अंदर इन सिस्टेमा नेचुरी, ये जहां जहां भी आपको ऐसे पॉइंट मिलते जाए ना, इनको बहुत अच्छे से लिख लिया करो। ये इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस की बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, उसके अंदर है। ये भी मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये भी मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। दिस कंसेप्ट आल्सो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये भी मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये भी क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है, मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये अलग से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इन चीजों को आप लोग याद रखना, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया भाई अपना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इन सब चीजों को आप लोग यहाँ पर याद रखें। ये ट्रेडिशनल वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको भी आप यहाँ पर याद रख लेना। अच्छा, एक और इसमें देखो, ऐसे तमाम तरह के, जैसे अपना हायरार्ची कंसेप्ट होता है, स्पीसीज टू किंगडम तक जाते हैं अपन, तो उसमें तो वो आपके ढेर सारे किंगडम वगैरह अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। किंगडम, किंगडम के नीचे स्पीसीज, मतलब किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक बेसिकली वो जाएगा। खैर उसमें तो कुछ समझाने का नील नहीं है। कुछ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, वो लिखो जरा आप, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आईएमपी करके लिखना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पीसीज होती हैं, सिम्पेट्रिक स्पीसीज वगैरह, वो सब चीजें, ऐसी सभी स्पीसीज जो एक सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहती हूं, उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, स्पीसीज इनहैबिटिंग सेम ज्योग्राफिकल एरिया, स्पीसीज इन हैबिटिंग सेम
जियोग्राफिकल एरिया। बताओ ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हो। सेम जियोग्राफिकल एरिया, आइडेंटिकल है। स्पीसीज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूं, यहां पर ये मैं भी रह रहा हूं, यहाँ पर एक गाय भी रह रही है, यहाँ पर एक भैंस भी रह रही है, यहाँ पर एक कुत्ते भी रह रहे हैं, बिल्लियां भी हैं, घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं, डंकी भी हैं, अलग अलग यहाँ पर स्पीसीज अपन को देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन रह रही हैं एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, बट लिविंग इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन सेम ज्योग्राफिकल एरिया में ये रह रही है। तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज, कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीसीज। क्या कहेंगे इनको हम लोग? इनको हम लोग कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज है ना? अच्छा पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। ऐसी चीजों पर तो क्वेश्चन आते हैं। और अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट हैबिटेट में रह रही हो या डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही हो, स्पीसीज इन हैबिटिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ों में रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है, स्पीसीज अलग अलग है, सेम भी हो सकती है लेकिन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है। यहां पर अपन सिंपल ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग बात कर रहे हैं। तो एनी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? जैसे सेम ज्योग्राफिकल एरिया था तो सिम्पैट्रिक, अलग अलग है तो एलोपैट्रिक। इनको बोलेंगे हम लोग एलोपैट्रिक स्पीसीज। ज्योग्राफिकल एरिया उनका अलग है इसलिए उनको कह दिया हमने क्या? एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्या कह देंगे उनको? एलोपैट्रिक स्पीसीज। और देखो भाई, ऐसी रिलेटेड स्पीसीज जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, रिलेटेड स्पीसीज है, रिलेटेड स्पीसीज which are reproductively isolated, reproductively isolated। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब है कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इट मींस डू नॉट रिप्रोड्यूस, सिंपल सा लिख लो, डू नॉट इंटरब्रीड, डू नॉट इंटरब्रीड। ठीक है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मतलब है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, लेकिन देखने में एक जैसी है वो, बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। सच स्पीसीज इज कॉल्ड सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, उनके बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? सिबलिंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? सिबलिंग स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज बताइए जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सब स्पीसीज पाई जाती हूं। स्पीसीज दैट कंटेन टू और मोर सब स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सब स्पीसीज हो उनको बोलते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज। पॉलीटाइपिक स्पीसीज, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज। और ऐसी स्पीसीज जिनको सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्पीसीज
दैट कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज, यानी कि जिसकी कोई सब स्पीसीज नहीं है या जिसे सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक स्पीसीज। मोनोटाइपिक स्पीसीज, जिनके अंदर सब स्पीसीज हो सकती हैं या होती हैं दो या दो से ज्यादा, वो पॉलीटाइपिक होती हैं। और जिनके अंदर कोई सब स्पीसीज नहीं है या उन्हें सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी मोनोटाइपिक स्पीसीज। वो क्या होती है? मोनोटाइपिक स्पीसीज। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, इन चीजों को देखना। ये हो गया भाई आपका स्पीसीज कंसेप्ट, और यहीं से स्पीसीज के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, रटने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीजें आपके दिमाग में यहाँ छप जाएंगी। और लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको ढेर सारे ऐसे लेक्चर्स सिस्टमेटिक तरीके से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।